आप लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। चलिए तो आज उसके आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके 62। जल्दी जल्दी से मैं ऐसे बोलूँगी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, उसका सी। जिसमें डाउट होगा आप लोग मेरे से पूछोगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश फॉर एक्यूरेट डिसीजन। इसका आंसर बताया था साइंस, ऑप्शन डी। एक्यूरेसी के लिए आपको साइंस की ज़रूरत है क्योंकि साइंस में हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक्स वाज कंडेम्ड एज अ डिसमल साइंस। डिसमल मैंने आपको बताया था, डिसमल साइंस का मीनिंग क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था डिसमल? किसने लिखा नहीं जब मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको? हाँ जी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं बताएं। मैंने आपको डिसमल का मीनिंग लिखवाया था। इकोनॉमिक्स वाज कंडेम्ड एज अ डिसमल साइंस बाय सोशल रिफॉर्मर्स। देखिए डिसमल का मतलब क्या करवाया था कि ये आपका फ़ायदा करने की बजाय आपका नुकसान कर देता है। कि ये जो पारुल ने बोला कि मेकिंग समवन सैड, किसी को उदास कर देना, तो इकोनॉमिक्स ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको किसने बोला था? ये तीनों लोग थे, रस्किन, मुराइस एंड कार्ले। तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, नॉर्मेटिव साइंस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव। क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कोई भी हम सजेशन दे देते हैं, सजेशन का मतलब यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो ये सजेशन है। व्हाट ऑट टू बी, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं व्हाट ऑट टू बी को व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी का मतलब क्या होगा। अगर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इकॉनमी की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, तो ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। अगर मैं डेली मॉर्निंग वॉक करूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। व्हाट शुड बी क्या हो सकता है, तो ये तो फैक्ट है, ये कोई सजेशन थोड़ी ना। ये तो पता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, आप मीठा खाना बंद कर दोगे, आप वॉक पे जाओगे तो पतले हो जाओगे, सिंपल। तो व्हाट शुड बी को व्हाट ऑट टू बी के साथ कंफ्यूज मत करो, उसमें सजेशन है, इसमें सजेशन नहीं है। ये करूँ, ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इकॉनमी डेवलप हो जाएगी। आप इस स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर देते हो, तो ये नॉर्मेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। तो नॉर्मेटिव क्या है? सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, है ना। तो ये सजेशन है। तो व्हाट ऑट टू बी, तो ये नॉर्मेटिव साइंस है। नेक्स्ट, 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर एक्सेप्ट। वाई टू प्रोड्यूस, क्यों प्रोड्यूस करना है, ये प्रॉब्लम नहीं थी। क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये हमने डिस्कस किया था। तो फोर्थ का आएगा बी। फिफ्थ, इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द गुड देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल। अब सिर्फ डिक्रीज इन डिमांड का बोला है, इट मीन्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में पूछा, इट मीन्स सप्लाई उतनी ही है, डिमांड कम हो गई तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस विल डिक्रीज। ऑप्शन ए। नथिंग कैन बी सेड के बारे में आप डिस्कस नहीं करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मैम ने बोला था कि जब तक सप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, तब आप नथिंग का ऑप्शन टिक करोगे। इनने साफ साफ पूछा है कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस के साथ क्या होगा, सिर्फ डिमांड अगर कम होती है तो। विच इज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हमने किए, इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमने किया, प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन हमने किया, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी कैन बी रिगार्डेड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। जनरली डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए माइक्रो का जो पोर्शन है ना, बहुत ही ईजी आएगा, ऐसा ही आएगा एग्जाम में। तो 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये तो आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, ठीक है। पास होने के लिए आपको 50 चाहिए, 60 आप लोग कर ही लोगे माइक्रो में, और बीसी के तो आपके साथ है ही ये। उसमें कितने इजी चैप्टर है, टर्मिनोलॉजी भी इजी है, चलो कंपनी का अगर आप मान भी लीजिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, आप में से कोई भी ऑप्ट आउट के ऑप्शन नहीं लेगा, कि सोच रहे हो? इससे ज़्यादा टाइम तो मिलना ही नहीं है आपको। अगर अब भी आप लोगों की तैयारी नहीं है, फिर नहीं होगी, अगले महीने में भी नहीं होगी आपकी तैयारी। समझ में आ रही है बात? यही सारा सिलेबस, इससे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि सीपीटी जब था, अब तो फाउंडेशन हो गया है, जब पहले सीपीटी के नाम से ये था आपका टेस्ट, तब इकोनॉमिक्स में बीसीके की जगह मैक्रो थी, 18 चैप्टर थे।
अब तो इसमें 5 है। और तब वो साल में 2 बार होता था, जून और दिसंबर में। मार्च के बाद प्लस 2 के एग्ज़ाम आपके मार्च में होते हैं, तब हमारे पास बच्चे फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आते थे, और जून के मिड में उनके एग्ज़ाम हो जाते थे। हमारे पास पूरे 2 महीने होते थे, और 2 महीने में यही सारा सिलेबस करवाना होता था हमको, और तब इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता था। वही जितना ज़्यादा लटक जाता है आप उतने स्लो हो जाते हो। तो 2 महीने में भी ये बच्चे करते थे। तो किसी ने भी वो चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि चलो मैं फेब में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, नहीं। अभी आप सभी ने पेपर देना है, उसके बाद कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, बैचेस रेगुलर नहीं होंगे ही नहीं। ऑब्वियसली आपको तो नहीं पढ़ाएंगे ना 1-2 को, फिर आपका जो किया हुआ है वो भी सारा निकल जाएगा माइंड में से। तो ये चीज़ के बारे में तो सोचना भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड डजंट फॉलो व्हेन। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नहीं है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का क्या था कि जब प्राइस कम हो जाता है, तो आप डिमांड बढ़ा देते हो। प्राइस कम होने का मतलब इट मीन्स अगर चाय का रेट कम हो गया तो आपने चाय की डिमांड बढ़ा दी। इट मीन्स चाय के कंपैरिजन में कॉफ़ी आपको महंगी लगने लगी। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड में कहीं ना कहीं क्या आता ही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है ये? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? जिसमें अदर इफेक्ट्स को छोड़ के सिर्फ इनकम इफेक्ट की बात करेंगे कि इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड में क्या चेंज आता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको, लॉ ऑफ डिमांड डजंट फॉलो व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज, इसका आंसर सी आएगा। पहले इसको समझो, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, इसमें तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। कब नहीं होगा? जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट कब आता है बताना? हाँ, नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पर होता है? इन्फीरियर गुड्स में। इन्फीरियर गुड्स क्या कहती है कि अगर आपकी इनकम कम हुई तब आपने इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। इट मीन्स इन्फीरियर गुड्स का इफेक्ट ज़्यादा है इससे। तो जब इन्फीरियर का इफेक्ट ज़्यादा तो उसमें तो लॉ ऑफ डिमांड वैसे ही अप्लाई नहीं करता। इसको लॉजिकली समझो, इट मीन्स इन्फीरियर गुड्स की बात हो रही है तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा? जब आपने इनकम कम होने से डिमांड बढ़ा दी, या इनकम बढ़ने से डिमांड ही कम कर दी, इट मीन्स आप तो इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, Which of the following is not assumption of law of diminishing marginal utility? हाँ, ऑर्डिनल, वो हमने इंडिफरेंस कर्व में किया था। क्लियर है? इसका आंसर आएगा डी। फॉर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स IC विल बी स्ट्रेट लाइन। देखिए, बार बार यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना। डिमांड इज डिज़ायर और इफेक्टिव डिज़ायर, बताया था मैंने क्लास में। डिमांड इज इफेक्टिव डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने ये फिर जब इफेक्टिव वर्ड करवाया था ना, तब मैंने इसको +2 से भी रिलेट किया था। इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? जब आपने एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर किया होगा तो आपके ट्यूटर ने आपको बताया होगा। मतलब नहीं, वो तो फिर वैसे भी हो जाता है, वो तो वैसे भी हो जाता है। अगर मैं आपको आप डिमांड 7000 की कर रहे हो तो मैं भी आपको 7000 सप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो। इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? हाँ, मतलब जितना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि आपसे एक्सपेक्ट कितना किया जाता है। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हम सप्लाई करेंगे उतनी ही आप डिमांड करोगे, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव। तभी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की स्टेट में जाता है। तो यहाँ पर डिमांड क्या है, डिज़ायर क्या बताया था? सिंपल आपके मन में इच्छा आई कि मुझे कोई चीज़ लेनी है, लेकिन आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है ना पैसों को खर्च करने के लिए। तो अगर वो विलिंगनेस आ जाती है तो वो डिज़ायर क्या बन जाती है आपकी? इफेक्टिव डिज़ायर। इफेक्टिव का मतलब यही चीज़ होता है कि वो चीज़ अब काम करने लग गई है,
वो उस चीज़ ने अपना काम कर दिया। तो डिमांड क्या है? इफेक्टिव डिज़ायर। विलिंगनेस नहीं टिक करोगे, ठीक है। डिमांड अगर इफेक्टिव डिज़ायर ना होता तब हम करते विलिंगनेस टू पे, लेकिन जब ये आ गया तो ये ज़्यादा बेटर है, इफेक्टिव डिमांड। चलिए आगे देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलॉन्ग सेम डिमांड कर्व। ऑप्शन ए। इंडिफरेंस कर्व इज डेवलप्ड बाय हिक्स एंड एलन, मैंने आपको बताया ही था। ऑप्शन बोथ की है नहीं, तो मैंने आपको बताया था इनके एक फॉलोअर है पैरेटो, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। एक्चुअली जब आप नेट पे सर्च करो कोई भी लॉ ऑफ डिमांड किसने बनाया या ये इंडिफरेंस कर्व किसने दिया, यूटिलिटी का किसने दिया, तो एक नहीं बहुत सारे नाम आ जाते हैं। हम एक मेन कर लेते हैं कि ये मार्शल ने दिया था जी, एडम स्मिथ ने ऐसे किया था, लेकिन ये पैरेटो भी है। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, ये हम लोग कर चुके हैं। फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड वॉज डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1, ठीक है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ प्राइस ऑफ गुड changes by 10% and quantity demanded changes by 15%. 15 by 10 that is 1.5. Demand for water is said to be inelastic. हाँ, अगर आ जाता डिमांड फॉर डायमंड इज सेट टू बी इलास्टिक बिकॉज इट इज, हाँ फिर आप इसका आंसर बी टिक करते। तो ये ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर वाटर की जगह डायमंड आ गया और इनइलास्टिक की जगह इलास्टिक आ गया तब आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। The technical relationship between physical input and physical output is production function. Which of the following is responsible for applicability of law of variable proportion? हाँ, fixity of many factors. हम वैसे एक लेते हैं पर एक के अलावा मान लीजिए कैपिटल भी फिक्स्ड है, हमने वहाँ पर लेबर को ही वेरिएबल लिया था, है ना। इसका आंसर ए आएगा। क्या कह रहे हैं केवल कृष्ण, 17 में की ऑप्शन में परसेंटेज नहीं आनी चाहिए थी, वो मिसप्रिंट है। आप इसको ये मत सोचना कि अब क्या करें, अब 1.5 इसका आंसर आ रहा है, 1.5 में परसेंटेज पीछे लगाया नहीं तो नन की ऑप्शन है नहीं, अगर आप ये सोचो, ठीक है ना। तो ये तो मिसप्रिंट है ना, ये सारा परसेंटेज में ही है 1.5। आगे देखिए, मेन कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज, मेन कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज, और इसका आंसर क्या टिक किया आपने? हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं 21st का आंसर क्या टिक किया है? मेन कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज, जी सी आएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एक तो लैंड फिक्स फैक्टर है और दूसरा फिक्स फैक्टर के साथ लैंड जो है वो स्केयर्स भी है और तीसरा उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये 3-4 रीजंस आ जाते हैं। स्केयरसिटी की तो बात तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर स्केयरसिटी ना होता, कुछ और होता, तब आप इसका आंसर इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर ही करते, क्योंकि लैंड का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है कि लैंड भाई हमें नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया, अब हम लैंड को रिप्लेस कर दें। क्लियर है? सॉरी। चलिए आगे देखिए, एन आइसोक्वांट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। ऑप्शन बी, व्हेन एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट देन, हाँ इसका आंसर आएगा सी, ठीक है जी। चलिए, एमपी कट्स एपी व्हेन AP is maximum. Macroeconomics is also called, that is method of lumping.
जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। लंपिंग और स्लाइसिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? एक हमने किया हुआ है मेथड ऑफ, मुझे बताएंगे जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताएंगे, मेथड ऑफ लंपिंग एंड मेथड ऑफ स्लाइसिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, लंप मतलब इकट्ठा करना, लंप है ना, अपन कहते हैं गांठ बन गई, एक लंप बन गया। तो साइंस की अगर भाषा में देखा जाए तो लंपिंग क्या है कि स्लाइसिंग आपने टुकड़े कर दिए इंडिविजुअली, यूनिट्स को आप स्टडी कर रहे हैं टुकड़े कर कर के। पूरी क्लास को मैं स्टडी नहीं कर रही, मैं एक एक बच्चे को स्टडी कर रही हूँ, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर मैंने पूरी क्लास को कंबाइन कर दिया, पूरी क्लास का मैंने एग्रीगेट रिजल्ट निकाला, वो लंपिंग हो गया। लंपिंग में क्या है, स्लाइसिस जो है उनको लंप करना, उनको इकट्ठा करना। तो ये माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेम है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेम है, ठीक है। चलिए, इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जी तमन्ना क्या कह रही हैं? स्लाइसिंग टू स्टडी इन सेग्रीगेट, ओके, हाँ, एंड लंपिंग इन एग्रीगेट, हाँ, सेग्रीगेट एंड एग्रीगेट, सेग्रीगेट अलग अलग आप पढ़ रहे हो और लंपिंग में एग्रीगेट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द बेसिक फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, अच्छा अगर आ जाता इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द बेसिक फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट, हाँ, फिर पार्शली करेक्ट बोल देते। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड में प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। पार्शली करेक्ट क्यों है? क्योंकि जहाँ पर प्राइवेट है वहाँ पर तो बेसिक फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट ही है ना। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है, ये मत बोलना कि हमें तो वह करवाया नहीं जी क्लास में। हर एक क्वेश्चन आता है, उसको हर एक एंगल से सोचना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, हाँ, प्रोडक्ट थ्योरी क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट को आप लिंक करो नेशनल इनकम से, है ना, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, तो प्रोडक्ट मेथड हमने कहाँ पर किया था? मैक्रो में। तो इसका आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन, फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ पर है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ऑप्शन सी। इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू quantity demanded at a particular prices in a given period of time, option D. Individual demand is also known as, हाँ, इंडस्ट्रियल और मार्केट क्यों नहीं आ सकता? मार्केट डिमांड को इंडस्ट्रियल डिमांड बोलते हैं। फिर तो ये अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हमने टाइप्स ऑफ डिमांड करवाया था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें इंडस्ट्री डिमांड अलग थी, कंपनी डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, मार्केट डिमांड अलग है। मार्केट डिमांड मीन्स ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स डिमांड, कि एक स्टील इंडस्ट्री है, उस स्टील इंडस्ट्री में जितनी भी स्टील की फर्म्स हैं वो सारी की सारी टोटल कितनी स्टील की डिमांड कर रही हैं? डिमांड ऑफ स्टील बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इंडिविजुअल डिमांड होगी, एक फर्म डिमांड होगी ये, ठीक है। टोटल डिमांड बाय स्टील इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्री डिमांड हो गई। तो मार्केट डिमांड अलग है, इंडिविजुअल डिमांड अलग है, इंडस्ट्री डिमांड अलग है, फर्म डिमांड अलग है, प्रोड्यूसर्स डिमांड अलग है। चलिए सॉरी, हाउ आर एप्पल्स, आप बोल रहे होगे कि श्वेता मैम भी आज बीमार थे, है ना। हाउ आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, वो आ रहे हैं बड़े आजकल जोक आते हैं ना इसी को लेके, कहते हैं अगर किसी को छींक आ जाए, खांसी आ जाए तो एक्सक्यूज़ देना पड़ता है, यार कल ठंडा पानी पी लिया था, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं इसको छींक आ गई, है ना, आजकल ज़्यादा ये हो गया ना, तो एक्सक्यूज़ देना पड़ता है, यार मैंने दही खा लिया था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ,
ऑफिस में, मैम आपको खांसी बड़ी आ रही है यार, दही खा लिया था क्या करूँ चलो, हाउ आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रिलेटेड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स डिमांड फॉर ऑरेंजेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एप्पल और ऑरेंजेस ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, सब्सिट्यूट ही जाएगा। ऑप्शन ए, डैश गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डैश रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जी, indirect relationship. A fall in the price of a commodity leads to, हाँ, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है, बाद में 7 रुपीज़ की रहेगी, 7 रुपये की रहेगी, 3 रुपये आपके पास बच गए, तो आपकी इनकम नहीं, आपकी रियल इनकम है। ठीक है, ड्यूरिंग बूम पीरियड इन इकोनॉमी द डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल, बूम में क्या होता है, राइज। The term ceteris paribus in the law of demand means, ceteris paribus करवाया था ना, याद है क्या होता है ceteris paribus? There is always indirect relationship between price and demand, ceteris paribus, या there is always indirect relationship between price and demand if other things being equal। तो इफ़ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो इसका आंसर आएगा ए, ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट वन रिमेन कांस्टेंट। जी, आप कह रहे हो पारुल बी आंसर आएगा, ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। एक्चुअली हम ना लॉ ऑफ डिमांड में सेट्रिस पेरिबस वर्ड ही यूज कर देते हैं। सेट्रिस पेरिबस मीन्स एक को छोड़ के बाकी सारे फिक्स्ड रहेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, बी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट, मेरे में क्वेश्चन चेंज है, एक मिनट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन द लॉ ऑफ डिमांड। वेरिएबल जो चेंज होता रहता है और जिसको इफेक्ट करते हैं बाकी के फैक्टर्स, कौन से? हाँ, प्राइस ऑफ द गुड। देखिए, आपकी इनकम, आपके टेस्ट या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट कौन है? प्राइस ऑफ गुड। तो ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, इन चीज़ों से। तो इसका आंसर आएगा डी। कंज्यूमर बाय अ गुड टिल प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स। आप तब तक चीज़ें परचेज करोगे जब तक किसी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। अगर मान लीजिए सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, मार्जिन यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, तब आप उस प्रोडक्ट को और कंज्यूम करोगे। अब जब इक्वल हो रहा है तब आप एडिशनल परचेजिंग करना बंद कर देते हो। लेकिन कहते अगर प्राइस कम हो जाता है, इस सिचुएशन में भी अगर रेट कम हो जाता है, द कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम, हाँ, एट अ हायर क्वांटिटी। क्लियर है? ऑब्वियसली अब मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच गए जब आप 30 यूनिट्स परचेज कर रहे थे। यहाँ पर आके मैं कह रही हूँ अब आप एडिशनल परचेज नहीं करोगे क्योंकि अब आपकी यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो चुकी है। अब मान लीजिए प्राइस कम हो गया, तब आप 30 की बजाय क्या परचेज कर सकते हो? मे बी 35 यूनिट्स। अब आप इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगे? एट हायर क्वांटिटी। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व शोज। एंजल कर्व क्या होती है बताइए पहले। एंजल कर्व किसके नाम पर रखी गई है और क्या रिलेशन, किसके बीच में रिलेशनशिप बनाती है? मैंने आपको ये भी क्लास में बताया था। आपने कैसे आंसर दिया इंफीरियर गुड्स? फिर आंसर सही है नहीं। एंजल कर्व होता क्या है? एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती ही नहीं। हाँ जी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने एंजल कर्व क्लास में बताया था। अब पता चलता आपने तैयारी कितनी की है जी। तो सौरभ कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। एंजल कर्व जो है ये लॉर्ड एंजल के नाम पे रखा गया है। मेरी क्लास में ना जब लाइव लगती थी डेली, तब जैसे हमारे पास 38 स्टूडेंट्स हैं, 18, 19, 20, बस। बाद में कहते हैं सुन लेते हैं, तो बाद में तो आई गई हो जाती है बात।
तो ये चीज़ मैंने बताई हुई है लॉर्ड एंजल। अच्छा, ये है भी इम्पॉर्टेंट, आपके सिलेबस में नहीं है पर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। लॉर्ड एंजल क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, हम कहते हैं आप डिमांड बढ़ाओगे, तो डिमांड के साथ अगर डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेंगे। बस इन्होंने इनडायरेक्टली डिमांड की जगह क्या ले लिया? एक्सपेंडिचर। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कह रहे हैं ना ये। तो एंजल कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोप करती है। फिर एंजल कर्व डाउनवर्ड किस केस में स्लोप करेगी? इन्फीरियर में। कैसे? इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर कम होंगे, कौन सी गुड्स में? इन्फीरियर गुड्स में। क्लियर है? तो एंजल कर्व अपवर्ड स्लोप करती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये लिख लीजिए आप साथ ही साथ इसके। होना क्या चाहिए? आप लोग एक रजिस्टर लगाओ, रजिस्टर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपको लगता है कि कुछ अलग से हैं, जो मुझे एग्ज़ाम के बिल्कुल ठीक पहले पढ़ के जाने हैं, तो वो नंबर 1, 2 करके, जैसे अब आप रिवीजन कर रहे हो ना, कोई नई चीज़ मिल रही है आपको तो वो नोट करते जाओ, क्योंकि बुक में लिखे हैं, अब आप ऐसे ऐसे फटाफट पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आप ना पढ़ो। रजिस्टर के 3-4 पेजेस ऐसे भरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट के। मैथ का है तो फॉर्मूलाज लिखने हैं, स्टैट के फॉर्मूलाज लिखने हैं तो वो लिखो, ताकि ये चीज़ें आपको टाइम पे याद रहें। बुक से निकालने फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। चलिए, अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व मीन्स मोर इज डिमांडेड। डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हो, इट मीन्स आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। व्हेन प्राइस इज फॉल्स, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस कम हो गया, प्राइस फॉल्स, आपने डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, ये पहले ए पॉइंट था, अब बी है, तो ये कहाँ पर मूव कर रहे हो आप? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। इट मीन्स मोर इज डिमांडेड फ्रॉम OQ टू OQ1 व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ऑल बट वन कैन बी रेफर्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। ऑल बट वन मतलब सारे वेरिएशन हैं एक को छोड़ के, और वो छोड़ बतानी है आपको विच वन इज नॉट वेरिएशन इन डिमांड। हाँ, वेरिएशन इन डिमांड मतलब मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो मूवमेंट किस वजह से होती है? प्राइस की वजह से। तो मूवमेंट ए ऑप्शन तो है ही है, मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम डिमांड का। सी, मूवमेंट को मैंने आपको बताया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, शिफ्टिंग को चेंज इन डिमांड बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए एक्सपेंशन इन डिमांड, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ऑप्शन सी बोथ, फिर आपका आंसर क्या आएगा? बोथ। सुना ध्यान से, मैंने अभी भी क्या बोला? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो नोन एज ईदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर यहाँ पर बोथ का ऑप्शन आएगा। चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें ये आ गया ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी, मूवमेंट, ये सभी एक ही चीज़ के नाम है। नेक्स्ट है नहीं, बी आएगा। विच वन इज नॉट वेरिएशन इन डिमांड, है ना। वेरिएशन मतलब चेंज होना। एक मिनट, हाँ यही है। ऑल बट वन कैन बी रेफर्ड एज वेरिएशंस इन डिमांड। देखिए, वेरिएशन डिमांड में वेरिएशन किस वजह से आती है? प्राइस की वजह से। सिंपल। वेरिएशन इन डिमांड मतलब जैसे आप डिमांड स्केड्यूल बनाते हैं ना, वो डिमांड में वेरिएशन है कि कभी आप 15 की डिमांड कर रहे हो, कभी 20 की, कभी 25 की। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रहे हैं। तो ये सारा किस वजह से होता है? प्राइस की वजह से। और जब प्राइस में चेंज आएगा तो मूवमेंट आएगी। मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व? हाँ, टैक्स बढ़ जाएंगे तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी।
डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ग्रोथ इन द साइज, मतलब प्राइस वैसे वेरिएशन नहीं आई प्राइस में, लेकिन टैक्स की वजह से हो गया। ग्रोथ इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन वेदर कंडीशन। अब प्राइस कम नहीं हुआ कि हमने वुलन्स की डिमांड ज़्यादा कर दी, हमने वुलन की डिमांड ज़्यादा क्यों की? क्योंकि मौसम में वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, एक मिनट, क्वेश्चन बोलना। इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, द डिमांड कर्व, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में डिमांड कर्व क्या होती है? शिफ्ट तो होएगी नहीं, सेम डिमांड कर्व ही आती है। मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व नहीं करते हम, तो सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अ प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, देखिए जब आप प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट आएगी। इसको आप कॉस्ट के साथ रिलेट करोगे। प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट है, आउटपुट है। इनपुट आपने परचेज किए, पैसे देके परचेज किए, आउटपुट है आप बेचोगे तब आपको इनकम होगी, तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी, क्वांटिटेटिव। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज 0। व्हेन एमपी इज एट मैक्सिमम, तब एपी और एमपी को लेकर कौन सा रिलेशनशिप सही है? जब एमपी मैक्सिमम है, बी, बी, हाँ बी और सी सेम है। ऐसे कीजिए, सी में एपी ग्रेटर देन एमपी कर लीजिए। अब तो बी और सी सेम नहीं रहा ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली आएगा यही। ये तो मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। ये देखिए, ये हमारा एमपी है, ये एपी है, ये एमपी का मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ तक आपसे पूछा है कि जब एमपी मैक्सिमम पर है तब क्या है? एमपी ग्रेटर देन एपी। ठीक है, और टीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टीपी तो तब तक ही बढ़ेगा जब एमपी डिक्रीज भी हो रहा है, तब भी बढ़ेगा। चलिए, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू, हाँ ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका। एपी इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज, एपी कब तक इंक्रीज हो रहा है? हाँ, जब तक एमपी इंक्रीज की बात हो रही है ना, एपी यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, जब तक एमपी ग्रेटर देन एपी नहीं। स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे कि मैम एमपी इज इक्वल टू एपी भी तो आ सकता है कि जब तक यहाँ नहीं पहुँच सकता, यहाँ पर आके तो एपी कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद एपी डिक्रीज होएगा। आपसे पूछा है कि एपी इंक्रीज कब तक हो रहा है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब एपी इज इक्वल टू एमपी है, जिस पॉइंट पे AP इज इक्वल टू MP है, उस पॉइंट पे MP के साथ क्या हो रहा है? MP इज इंक्रीजिंग, MP इज कांस्टेंट, MP इज डिक्रीजिंग। फिर आपका आंसर क्या आएगा? हाँ, क्योंकि आपसे पॉइंट पूछा है पर्टिकुलर, वो स्टेज पूछी है कि जब MP इज इक्वल टू AP, उस टाइम पे AP भी कांस्टेंट है और MP भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट, in a cost function the total cost और cost per unit is A और N, मतलब cost पूछिए है कि cost क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? कॉस्ट फंक्शन क्या था? कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या करवाई थी मैंने आपको? Functional relationship between cost and various determinants of cost. It means cost को तो इफेक्ट करेंगे। कॉस्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं? लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्राइसेस ऑफ इनपुट, है ना, और टाइम पीरियड। तो फिर कॉस्ट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट तो आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर आएगा ए। ये चीज़ें करनी है
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड, बताइए क्या आंसर टिक किया आपने इसका। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो खर्चे फिक्स्ड हैं, चाहे तो एक्चुअल में किए हैं चाहे नहीं किए। फिक्स्ड कब बताना है आपको, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। द LAC इज यू शेप्ड। प्राइस डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी एंड स्केर्सिटी। जो चीज़ स्केर्स है उसका प्राइस ज़्यादा है, जिस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही है, कॉस्ट ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जिस चीज़ को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसका रेट कम होगा। जो चीज़ जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकती, बल्कि आइटम है ना, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा है, उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। विच कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस। AR। अच्छा, AR का एक और नाम भी था। हाँ, AR का एक और नाम था डिमांड कर्व। द प्राइस विल डिक्रीज इफ डिमांड रिमेन्स सेम एंड, दो चीज़ें बता दी, तीसरी आपको बतानी है। कहते प्राइस कब कम होगा, जब डिमांड सेम है। फिर बचा क्या, सप्लाई। सप्लाई का क्या होना चाहिए, इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज होएगी। देखो ना, बना के देखा करो आप। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे इजी है, इक्विलिब्रियम प्राइस वाला। हाँ, ये डिमांड है, ये आपकी सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कहते अगर डिमांड सेम है फिर भी हमने प्राइस कम कर दिया, इट मीन्स क्या हुआ होगा, यहाँ पर सप्लाई इंक्रीजेस। अब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम है, तो बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले हैं नहीं, तो रेट तो कम करना ही पड़ेगा। चलिए, और ये तभी होता है ना, तभी सेल लगती है। सेल भी तभी लगती है कि लोग खरीदने वाले हैं नहीं, अब सर्दी आ गई गर्मी के तो कौन खरीदेगा, सप्लाई हमारे पास पड़ी है, फिर वो क्या कर देंगे, प्राइस को। चलिए, हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, मतलब किस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है डिमांड कर्व में। हाईली, आपको इन्फिनिटी तो पूछा ही नहीं। हाँ, मोनोपोलिस्टिक। तो हाईली को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि हाई का मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं, वो तो अलग से आपको बताएंगे। ज़ीरो कहाँ पर है, इनफाइनाइट। ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक्सट्रीम पॉइंट हैं ये दोनों, और ये रेयर सिचुएशंस भी हैं। तो इसका आंसर मोनोपोलिस्टिक आएगा। अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व थ्योरी, द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इज, हाँ, और लोअर सेगमेंट लो इलास्टिक, inelastic. The term business cycle refers to fluctuations in aggregate economic activity over time. While dash indicators forecast economic fluctuations and dash indicators confirms the trend. हाँ, फोरकास्ट प्रेडिक्ट करना, लीडिंग जो एडवांस में बता देते हैं, ट्रेंड मतलब जो अभी साथ साथ हो रहा है, ये कौन बताता है, हाँ, लैगिंग बाद में बताते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट अ टिपिकल ट्रेड साइकिल। इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कंट्रैक्शन। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वही चीज़ है। डैश ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन प्राइसेस ऑफ inferior goods fall, the demand for such goods also fall। कौन कहता है ये कि अगर इन्फीरियर गुड्स का रेट कम हो जाएगा तब हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड भी कम कर देंगे, ये किसने बोला, हाँ, स्ट्रांगली बोला करो, इतना मतलब डीमोटिवेटेड होके क्यों बोलते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्यों, क्या डाउट लग रहा था इसमें, सर गिफ्ट गुड्स नहीं बताया था, गिफ्ट गुड्स में तो प्राइस इफेक्ट आता है। चलिए, पर यूनिट आउटपुट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड,
हाँ, एपी मतलब जो टोटल टीपी में चेंज आ रहा है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था? लेबर। बस हो गया, ठीक है। कर अपने आप करे थे। कितने नंबर सही? 57 सही हुए हैं आउट ऑफ 62। 5 गलत हो गए। अच्छा चलिए ठीक है। आपके आपने किया ही नहीं। 7 इसको इम्प्रूव करो। क्यों रॉन्ग है? सारा कुछ तो ठीक था। डिपेंडेंट वेरिएबल वाला। हाँ जी, आपके आपके अच्छा चलो जी, तो इसको प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल एक और टेस्ट देना है आपने माइक्रो का ही है। कल एक और दे दो माइक्रो का, फिर उसके बाद पूरी इकोनॉमिक्स का लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के बैच की ज़रूरत है क्या आपको? एक आधा लेक्चर लगवाना है कि नहीं लगवाना, बताओ। हाँ ना तो बोलो कि तैयारी है, तैयारी नहीं है, बोलो। नहीं, सारा हो गया आपको? ग्रामर का सारा क्लियर है? ये चीज़ें तो अगर मोहन आहूजा कह रही हैं यस मैम लगाना है, बात कर लेंगे मैम से, ठीक है। हाँ अभी लास्ट में। और एक्चुअली फ़ायदा तब है जब आप लोग भी आओ, क्योंकि लाइव तो वो पहले पढ़ा के गए ही हैं, लाइव ही अभी चलेगा, चल ही रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप आओ, इंटरेक्शन करो, आपको पता होना चाहिए हमारा टीचर कौन है, कैसे है, हमें भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कौन है, तभी हमने आपको फेस टू फेस बुलाया। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो चल ही रहा था, है ना। हमें पता तो चले कि कल को पता चले आप भी रास्ते से निकल गए, हम भी निकल गए, हमें पता ही नहीं ये बच्चा हमारे पास था। आपको तो फिर भी पता चल जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा। आप बोलोगे चलो अच्छा हो गया, मैम ने देखा ही नहीं, है ना। चलो जी, थैंक यू।